अंडर 19 वर्ल्ड कप में सुपर सिक्स की अगर बात की जाए तो सुपर सिक्स के जो गेम्स हैं वो कहीं ना कहीं आज से शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, और अगर कल बात करें, कल जो है कहीं ना कहीं एशिया टीम का मैच बात कर रहे हैं हम यहाँ पर नेपाल की, जिनका दो मैचेस हैं बांग्लादेश और इंडिया के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि दोनों ही जो है एशियन टीम के साथ उन्हें मुकाबला करना है। अभी रिसेंटली एशिया कप में भी इनकी कहीं ना कहीं भिड़ंत हुई थी इंडिया के खिलाफ, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और अब देखना है कि यहाँ पर ये टीम किस तरह से परफॉर्मेंस देती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सेमीफाइनल्स का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टफ नज़र आता है, क्योंकि जैसे पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड सिस्टम के तहत जो है जो नेपाल के जो ग्रुप में जो इंडिया और पाकिस्तान है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा 4-4 पॉइंट्स अपने ग्रुप में ले चुके हैं, और जो बाकी टीमें हैं वो भी 2-2 पॉइंट्स अपने साथ कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं, और नेपाल जो है वो कहीं ना कहीं 0 पॉइंट्स के साथ यहाँ पर है। तो ये दिक्कत कहीं ना कहीं, तो सेमीफाइनल का रास्ता यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट या फिर एक इम्पॉसिबल टास्क टाइप का नज़र आता है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं सुपर सिक्स में नेपाल के लिए जो कहीं ना कहीं उनका इंतजार कर रही है। सबसे पहले बात करें अगर बांग्लादेश के खिलाफ, तो यार सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेड टू हेड से ही, कि अंडर 19 लेवल पर जब अगर हम माइनर ओडीआई की बात करें तो फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में कितनी बार दोनों का आमना सामना हुआ है और उसमें जीत हार का रेशियो क्या है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें दोनों की आपस में यूथ ओडीआई में भिड़े हैं जब तक तो 5 बार अब तक भिड़े हैं दोनों साथ में, और एक में सिर्फ नेपाल को जीत मिली है और 4 मैचों में हार मिली है। और ये एक जीत आई थी 2002 में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, वहाँ पर बांग्लादेश को हराकर ये जीत मिली थी। बिल्कुल। तो ये तो हेड टू हेड की बात हो गई, जहाँ पर चलिए कम से कम एक जीत ही सही, लेकिन एक है ज़रूर हिस्ट्री में कि नेपाल ने जो है बांग्लादेश को मार दिया। लेकिन हाँ, वक्त काफ़ी लंबा हो गया, लगभग 20 साल के आसपास हो गया। जहाँ तक की बात है 2016 में भी क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश वर्सेस नेपाल दोनों भिड़े थे, लेकिन वहाँ पर बांग्लादेश ने नेपाल को मात दे दी थी और वो नेक्स्ट राउंड कहीं ना कहीं आगे बढ़ चले थे। तो ये तो बात हो गई हेड टू हेड की। अब यहाँ पर दोनों का जो रोल्स हैं वो किस तरीके के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली बांग्लादेश जो है एक काफ़ी बेहतर साइड नज़र आती है जब भी बात करते हैं हम अंडर 19 लेवल पर। सीनियर लेवल पर उनके जो परफॉर्मेंसेस होते हैं वो बिल्कुल कहीं ना कहीं बिखरते हुए नजर आते हैं हमें, लेकिन जब अंडर 19 लेवल पे की बात आती है तो बांग्लादेश भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नजर आई है। रिसेंटली तो और बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। तो यार सबसे पहले यहाँ पर 3 बैट्समैन और उनके एक पेसर और एक स्पिनर बांग्लादेश के, वो सबसे पहले 3 बैट्समैन की बात करते हैं। 3 वो बैट्समैन कौन से होंगे जिनको आउट करना सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट रहना चाहिए नेपाल के बैट्समैन का, जो कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं बांग्लादेश के लिए। तो नेपाल के जो टारगेट रहेंगे 3 बैट्समैन जिन्हें जल्दी समेटना होगा, वो कौन से? नहीं, ज़रूर। देखिए, अगर हम बात करें, अरीफुल इस्लाम है जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है, मोहम्मद शिहाब जेम्स हैं, वो भी राइट हैंडेड फॉर्म में चल रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने, काफ़ी अच्छे रन्स किए हैं इन्होंने। और तीसरा नाम है एहरार अमीन जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और ये तीनों ही प्लेयर जो है मिडिल ऑर्डर में आते हैं। एक है जो आपके अरीफुल है वो सेकंड डाउन है, उसके बाद मोहम्मद शिहाब जेम्स है वो 4th डाउन करीब आते हैं, और 5th डाउन जो आते हैं वो हैं आपके एहरार अमीन जो लेफ्टी हैं। तो ये तीनों ही बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में आते हैं। इन्होंने रन्स किए हैं, काफ़ी अच्छे रन्स किए हैं इन्होंने इस टूर्नामेंट में। किसी का 50 का एवरेज है, किसी का 70 का एवरेज है, तो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। एहरार अमीन का शायद 45 या 46 करीब का एवरेज है। तो अच्छा कर रहे हैं ये तीनों ही बल्लेबाज। तो ये 3 कहीं ना कहीं बहुत की होंगे नेपाल के लिए, कि इन तीनों पर अगर फुल स्टॉप लगा दे तो फिर शायद आप अच्छे स्कोर पे रोक सकते। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो चलिए, ये 3 वो बैट्समैन है, नजर रहेगी कि इन 3 बैट्समैन ने किस तरीके का परफॉर्मेंस आके नेपाल के खिलाफ यहाँ पर दिखाया है। अब बात करते हैं बॉलिंग यूनिट की। बॉलिंग में एंड जो बांग्लादेश के बॉलर्स हैं, जो प्राइम बॉलर्स हैं, जो काफ़ी अच्छे फॉर्म में इस वक्त नजर आ रहे हैं, कौन से वो हैं जो जिनका जो नेपाल के लिए बैट्समैन के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर सकते हैं, और इनके खिलाफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें चेकिंग करते हुए आराम से कहीं ना कहीं इन ओवर्स को निकालने होंगे। ज़रूर। देखिए, एक तो मारूफ मृधा जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम है, और उसके बाद महफूजुर रहमान रैबी जो है जो कि स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। ये दोनों जो बॉलर्स हैं दोनों ही लेफ्टी हैं। अगर देखेंगे आप तो काफ़ी दिक्कतें और परेशानियां पैदा कर रहे हैं सामने वाले ओपोनेंट्स की। इंडिया के खिलाफ मारूफ ने फाइफर निकाला था, बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने कराई थी वहाँ, और महफूजुर रहमान भी बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं अभी तक टूर्नामेंट में। 3 मैचों में अराउंड 6 विकेट उन्होंने लिए हैं और अच्छी बॉलिंग चल रही है, साथ ही स्पिनर्स के अलावा। तो इन 2 बॉलर्स को अगर टैकल कर पाएंगे नेपाल के बैट्समैन तो काफ़ी बेहतर होगा। अगर 20 ओवरों में अगर कम से कम विकेट गिरे इनके ओवर्स में तो काफ़ी अच्छा है, थोड़ा संभल कर खेलने की
जरूर। बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा रहेगा मारूफ मृदा। जी हाँ, जी इन्होंने ज़बरदस्त कहीं न कहीं परफॉर्मेंस दी है अभी तक अंडर-20 वर्ल्ड कप में, और इनसे कहीं न कहीं बचना होगा। लेफ्ट आर्मर भी हैं, तो ये दिक्कतें पैदा बिल्कुल, कर सकते हैं नेपाल के राइट हैंड बैट्समैन के लिए। तो ये कुछ प्लेयर्स थे बैटिंग और बॉलिंग यूनिट मिलाकर, जिनके खिलाफ कहीं न कहीं थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, और ये कहीं न कहीं बांग्लादेश के लिए आप कह सकते हैं कि ट्रम्प कार्ड के तौर पर काम कर रहे हैं जी हाँ। अंडर-19 वर्ल्ड कप में। अब चलते हैं ज़रा बैटिंग की तरफ। नेपाल की बैटिंग की अगर मैं बात करूँ तो सीधी-सीधी बात है, अगर बैटिंग के लिहाज से अगर हम यहाँ पर प्रीव्यू करने की कोशिश करें तो अर्जुन कुमल को फाइनली अब रन्स में वापस आना होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्टेज है। एक 90 बेहतरीन मारने के बाद 2 लगातार फेलियर उनके साथ जुड़े हैं, यहाँ पर कर रन्स नहीं कर पाए। बिल्कुल लेकिन इस सही, मैच जी में कहीं ना कहीं उनके बल्ले से रन्स निकले तो बहुत बेहतर होगा। जो दिक्कतें उन्हें हो रही हैं उसमें थोड़ा सा वर्क उन्होंने बखूबी ज़रूर किया होगा, उसमें थोड़ा सा कहीं कंट्रोल रखकर कुछ एक अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन अगर टीम को इस बार मिल जाए तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि अर्जुन के 90 आने के बाद 2 लगातार स्टार्ट भी नहीं मिल पाया। जी हाँ, स्टार्ट भी नहीं मिल पाया उन्हें, कहीं ना कहीं बहुत जल्दी निकल जा रहे हैं। तो यहाँ पर जरूरत होगी अर्जुन कुमल की इनिंग से वापस आने की। बिपिन रावल का रोल आप क्या देखना चाहेंगे, क्योंकि उनका रोल कुछ अलग सोचा हुआ है, एंड वो क्या है आप जरूर बताइए। नहीं ज़रूर, देखिए उनको पावर प्ले में इस्तेमाल अपना ज़्यादा करना चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ी तेज़ हिटिंग अगर पावर प्ले के दौरान हो जाए, उनके उनसे 45 रन ही काफ़ी है उनसे, अगर वो, लेकिन तेज़ तरार, जी हाँ, अगर वो पावर प्ले के अंदर टीम का एक अच्छा स्कोर पहुंचा दें, और ख़ुद भी इंडिविजुअली भी अगर खुद 35-40 तक पहुंच जाते हैं तो ऑब्वियसली ये टीम पहुंच जाएगी। लेकिन और दूसरी तरफ अर्जुन कुमल थोड़ा सा संभल कर खेले और देख कर खेले, और बस यही काफ़ी होगा। बिपिन रावल का वर्क यही होगा कि वो थोड़ा सा बाउंड्री फाइंड करे 10 ओवर के अंदर। बिल्कुल, जो उन्होंने कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बेहतरीन किया था, जहाँ पर हमें देखने को मिला था उनकी 30+ की एक अच्छी इनिंग, 39 रन की अच्छी इनिंग थी, लेकिन उसमें से ज़्यादा रन जो है पावर प्ले में किए थे, उन्होंने बेहतरीन शॉट्स भी लगाए थे, और जो पाकिस्तान के पेसर्स हैं उनको कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर भी लाकर खड़ा कर दिया था फर्स्ट पावर प्ले की अगर हम बात करें। उसके बाद जब अगर थोड़ा सा हम नीचे आगे बढ़े तो देव खन्ना जो है, देव खन्ना का रोल यहाँ पर वही, देव खन्ना को खुद की अपनी इनिंग से कहीं ना कहीं थोड़ा सीखना होगा। जो पहली इनिंग रही थी उनकी अफगानिस्तान के खिलाफ, और जो उनकी और उससे पहले की इनिंग रही थी जहाँ पर उन्होंने अपने स्टार्ट मिलने के बाद विकेट थ्रो कर दी। तो सीधी बात है, जो अफगानिस्तान के खिलाफ जो उनका इंटेंट रहा था उसी इंटेंट को उन्हें कैरी फॉरवर्ड करना है इस गेम में भी। कोई खराब शॉट ना खेलें, क्योंकि देव खन्ना डेफिनेटली अंडर-19 वर्ल्ड कप में 2 ही चीज़ों के शिकार हुए हैं, एक ही चीज़ के शिकार हुए हैं, और वो है उनके खुद के खराब शॉट। दोनों ही बार जो आउट हुए थे पाकिस्तान के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, उन्होंने अपना विकेट थ्रो किया था। वो ऐसी बॉल नहीं थी कि उस पर विकेट मिलना ही था बॉलर को, दोनों ही मारने जा रहे थे, और मेरे ख्याल से सामने की तरफ जो है मिड ऑन की तरफ 30 यार्ड में ही उन्हें कैरी कर लिया गया। तो यहाँ पर है, लेकिन अफगानिस्तान जो उनका इंटेंट था उसी को उन्हें कैरी फॉरवर्ड करना है, पिच पर डटे रहना है, लास्ट तक लेके जाना है, फिर देखना है क्या कुछ होता है। और वहाँ पर गुलशन झा की बात करें, डेफिनेटली फाइनली उन्हें अब रन्स पे आना, वो तो कर ही नहीं रहे, बिल्कुल रन्स नहीं निकल रहे उनके बल्ले से, क्योंकि यहाँ हर तरफ से कंट्रीब्यूशन आ चुका है, लेकिन गुलशन झा की तरफ से नई बॉल से सिर्फ एक ही बार कंट्रीब्यूशन आया, बल्कि आकाश ने ज़्यादा इम्पैक्ट दिया था, बैटिंग से बिल्कुल ही कंट्रीब्यूशन नहीं आया। लेकिन अब वक्त है कि गुलशन झा को भी रन्स करने, क्योंकि जिस तरह की टीमें सामने हैं यहाँ पर हर तरह के फायर पावर जरूर, ये नहीं कि एक बैट्समैन ऊपर से चला आ रहा है और बाकी सब आउट होते चले गए तो एक अच्छा स्कोर बन जाएगा, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल कहीं ना कहीं 2-3 अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, और गुलशन झा के अंदर वो कैपेबिलिटी है, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर दिखा नहीं पाए। लेकिन इस तरह के प्लेटफॉर्म में नहीं दिखाएंगे तो आखिर कब दिखाएंगे, यहीं पर दिखाना होगा, और सामने ओपोनेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये तो बात हो गई बैटिंग यूनिट की। एंड हम गुलशन झा से रिलेटेड एक चीज़ हम कल डिस्कस कर रहे थे कि एक चीज़ ट्राई की जा सकती है अबव द ऑर्डर के बारे में, आप क्या कह रहे थे? नहीं ज़रूर, इनकी जगह पर बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम देखें देव खन्ना के बाद अगर उनको भेजा जाए उत्तम मगर की जगह, उत्तम मगर की जगह पर, तो शायद यहाँ पर कुछ अच्छा हो, कुछ रन्स वो कर सके, ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डेली क्रिकेट कह रहा है कि हाँ वो आके वहाँ पर शतक जड़ देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ वहाँ कुछ हो नहीं रहा तो उससे अच्छा एक ट्राई किया जरूर। तो कुछ और जो बल्लेबाज है, माफ कीजिएगा, जो अदर बैट्समैन हैं वो भी इतना ज़्यादा जो है, उत्तम मगर की बात कर लीजिए, बिल्कुल सही है, उत्तम मगर को ही देख लीजिए आप, इतना ज़्यादा वो रन्स नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसलिए वो डाउन थोड़ा सा बदल कर देख कर, जैसे कि अभी बदला टीम कोचिंग स्टाफ ने कि 1 डाउन उनको भेज कर देखा कि शायद 1 डाउन पे रन कर सकते हैं या नहीं, लेकिन वहाँ पर भी नहीं चले, क्यों ना तीसरे डाउन या जी हाँ तीसरे डाउन एक बार ट्राई किया जाए देव खन्ना के बाद, क्योंकि देव खन्ना जो है वो सेकंड डाउन आते हैं। बिल्कुल, तो ये बात हो गई बैटिंग यूनिट से रिलेटेड। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बैटिंग में कहीं ना कहीं अपनी बेहतरीन करनी होगी नेपाल को बांग्लादेश के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात है नेपाल और इन सब बैट्समैन के लिए जो 2 सबसे बड़े, जिसलिए हमने शुरू में बॉलर्स की बात की, जो 2 सबसे बड़े बॉलर्स रहेंगे जिनको कहीं ना कहीं डेफिनेटली अच्छे से टैकल करना होगा। जैसे कि यहाँ ने बताया, जो उनके पेसर्स हैं मारूफ मृदा, और जो उनके स्पिनर है महफूजुर, इन दोनों को कहीं ना कहीं, महफूजुर को जो मिड फेस में और जो
मृदा है उन्हें कहीं ना कहीं अर्ली फेस में और लास्ट में ही वो आते हुए नजर आएंगे। एंड बॉलिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो सीधे सीधे पेसर्स के लिए क्या रोल रहेगा। देखिए पेसर्स के लिए रोल की हम लगातार बात करते आए हैं, वही रोल रहेगा, बस उसे इम्प्लीमेंट आप कितने बेहतर तरीके से कर पाते हैं उसी में हार जीत का फैसला होता है। जरूर, अब बिल्कुल ये अपने आप में ही रहेगा कि पेसर्स जो है वो चौथे स्टंप पर रखने का ट्राई करें, जो पिछले मैच में काफी देखने को मिला हमें। गुलशन झा ने भी रखी थी, आकाश चंद ने भी रखी थी। नई बॉल का इस्तेमाल होगा तो और प्रेशर क्रिएट होगा। ये लॉन्गर फॉर्मेट के मैचेस हैं तो जितना ज़्यादा पेसर्स इस्तेमाल करेंगे 10 ओवर का बेहतर होगा। चौथे स्टंप और पैरों पर टारगेट करना चाहिए, जो आकाश चंद ने किया था पिछले मैच में। बिल्कुल सही कहा आपने, और आकाश चंद ने किया था, बहुत अच्छा किया था उन्होंने, पैरों को टारगेट किया था, विकेट भी उन्हें मिला। यहाँ पर प्लान के साथ आए थे वो। इस बार भी उम्मीद करेंगे कि जो पेसर्स हैं वो थोड़ा प्लान के साथ आएँ और चौथे स्टंप पर पैरों को टारगेट करें। जरूरत पड़े तो बाउंसर को भी एक वेपन जरूर बनाए। बिल्कुल सही कहा आपने। शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल करने से मत कतराइए, क्योंकि एक आध आप शॉर्ट बॉल ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसमें भी आप विकेट फंस सकते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए। एक आपने फील्डर लिया प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, और जो प्लानिंग हमें अफगानिस्तान के खिलाफ देखने को मिली थी आकाश चंद की फर्स्ट पावर प्ले में खास करके, उस प्लानिंग को ही यहाँ पर कंटिन्यू करना होगा। जो एक प्लान सक्सेस हुआ है उसको आप तुरंत मत हटाइए, एक बार कंटिन्यू करिए यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं बॉलर सिर्फ इस पर डिपेंड ना रहे कि हमें कुछ हेल्प पिच से मिले, इसके बजाय कुछ प्लान क्रिएट करें। पिच से हेल्प मिला तो वो तो है ही है, उसके साथ साथ प्लान क्रिएट करेंगे तो फिर आप एक अच्छी सिचुएशन अपने लिए और दूसरे अपने टीम के लिए एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। ये बात हो गई बॉलर्स रिलेटेड। स्पिनर्स का रोल के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि स्पिनर्स अब तक बेहतर किया नहीं जरूर। देखिए अगर हम स्पिनर्स को देखें तो उन्होंने अच्छा ही काम किया है, और वो थोड़ा सा पिछले मैच में देखें तो एक्स्ट्राज में भी उन्होंने काफ़ी कमी रखी, डिसिप्लिन बॉलिंग रखी, विकेट्स भी निकाले हैं। ऐसा नहीं है कि विकेट नहीं निकाल रहे, सही वक्त पर वो विकेट निकाल रहे हैं। हमने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ भी स्पिनर्स ने ही वापसी कराई थी, एक 50 की पार्टनरशिप हुई, उसके बाद पावर प्ले के बाद स्पिनर्स ने गेम में वापसी कराई। तो स्पिनर्स अपना अच्छा काम कर रहे हैं, बस बॉलिंग को थोड़ा आगे रखें, बल्लेबाजों को आगे खिलाएं, बैकफुट पे ज़्यादा ना धकेलें, क्योंकि बैकफुट पे धकेलने पे या तो धकेल रहे हैं तो ठीक है, बॉल अगर टर्न वगैरह होगी तो शायद अंदर आ सकती है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रंट फुट पे आए, तो गलतियां होने के जो चांसेस हैं वो और बढ़ जाए। बिल्कुल। और यार एक चीज़ इसमें आप जो कल एड ऑन कर रहे थे वो ये था कि स्लिप जो है स्पिनर्स पे लगातार बनाए रहे। बिल्कुल, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि अगर आप आगे खिलाएंगे तो डेफिनेटली एक स्लिप हर हाल होना। बिल्कुल सही कहा आपने। स्लिप तो खैर ऑन होनी ही चाहिए, चाहे पेसर्स भी करा रहे हो, स्पिनर भी करा रहे हो, क्योंकि कंडीशन थोड़े अलग हैं। साउथ अफ्रीका है तो यहाँ पर कहीं ना मिजाज भी अलग हरकत होती रहती है। तो एक पेसर ऐसे नहीं कि स्लिप आप खाली पेसर के लिए 10 ओवर में ही रखें, थोड़ा सा उसको 15 ओवर 16 ओवर तक बनाए रखें, और फिर स्पिनर आएंगे तो फिर आप कंटिन्यू रखिए एक स्लिप के साथ। बिल्कुल। फील्डिंग की जहाँ तक बात है तो वो तो भाई बात होगी ही होगी, हर मैच प्रूव में होगी, क्योंकि फील्डिंग की बात जो है वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं A1 रखनी होगी, क्योंकि इस स्तर पर आकर, इतने ऊपर आकर इस गेम में आप फील्डिंग में चूक नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं आपको नर्व्स को कंट्रोल कर इस गेम पे कहीं ना कहीं फोकस रखना होगा, और फील्डिंग को काफ़ी बेहतर करनी होगी। खास करके हम देखते हैं कभी कभी फील्डिंग मिस होती है, वो बाउंड्री चली जाती है, सिंगल्स की डबल्स होना, इससे क्या है बैट्समैन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। जो बैट्समैन स्ट्रगल भी कर रहा होता है, अगर उसे मिस फील्डिंग की वजह से चौका मिल जाए तो उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस आपको उनको उतनी आसानी से देना है नहीं, और वो फील्डिंग से ही कहीं ना कहीं हो सकता है। कैच ड्रॉप से लेकर रन आउट चांसेस से लेकर फील्डिंग को थोड़ा सा जितना ज़्यादा आप चुस्त रखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे हमने कहा कि इस तरीके के अच्छे ओपोनेंट के सामने आपकी ज़्यादातर बेसिस कवर होने चाहिए, तभी आप उस मैच जीत सकते हैं। और बाकी एट द एंड देखना होगा कि टीम की परफॉर्मेंस किस तरह से निकल कर आती है। मैच एनालिसिस में उसके बारे में भी बात जरूर करेंगे। तो फिलहाल मैच प्रीव्यू में इतना ही, ये सारी चीज़ें थी जो डिस्कस करनी थी कहीं ना कहीं। और एंड बांग्लादेश से रिलेटेड आपने कुछ नोटिस किया उस अंडर-19 वर्ल्ड कप में, जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एक हेल्प हो सकता है बांग्लादेश के लिए, और काफ़ी ज़्यादा खतरा रहेगा नेपाल के लिए? नहीं ज़रूर। देखिए बिल्कुल, आप बांग्लादेश बॉलिंग से तो ठीक कर रही है, बल्लेबाजी से भी अच्छा कर रही है, खासकर उनके प्लेयर्स बेहतर कर रहे हैं। बस यही है कि इसकी इतना हाई तौर मचाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या बांग्लादेश को हरा नहीं सकते। बिल्कुल हरा सकते हैं आप, किसी भी टीम को आप हरा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेहतर क्रिकेट दिखाकर ही आप बांग्लादेश को हरा सकते हैं। बांग्लादेश अच्छा कर रहा है अंडर 19 में, पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छे मैनेजमेंट ध्यान दे रहे हैं उनके उस क्रिकेट में, तो उसका एक रिजल्ट भी है जो हमें दिख रहा है कि अच्छे प्लेयर्स भी थोड़े आ रहे हैं अंडर 19 में। पर उम्मीद रहेगी कि नेपाल अच्छा एक शो हमें यहाँ दिखाएगा, एक बेहतरीन फाइट यहाँ देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी
जल्दी ये नीरस मैच हो जाए, एकदम बोरिंग सा, कि शुरू के 2-3 घंटे में ही कहीं पैकअप हो जाए। ये नहीं, उम्मीद तो नहीं है डेली क्रिकेट को कि ऐसा होगा। नेपाल एक अच्छी फाइट दिखाएगा और बांग्लादेश भी पूरी कोशिश करेगा कि नेपाल को हम जल्द से जल्द पैकअप करें, ये बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल सही कहा। तो ये कहीं ना कहीं बात हो गई। और बांग्लादेश की जहाँ तक बात है तो नेपाल वर्सेस बांग्लादेश देखने होगा किस तरह का कॉन्टेस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और इतना से क्लियर है कि अगर आपने अच्छा क्रिकेट दिखाया तो ऑटोमेटिकली डेफिनेटली आपके रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। फिलहाल इस मैच में इतना ही। बाय।